नमस्कार। देशज के खास आयोजन गल्पगोई में आज फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं हिंदी की चर्चित कहानीकार आकांक्षा पारे काशिव। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी मेहमान कथाकार का कि उन्होंने देशज का आग्रह स्वीकार किया। नमस्ते राजीव जी। आकांक्षा पारे काशिव के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 3 सहेलियां 3 प्रेमी, 72 धड़कने 73 अरमान और पिघली हुई लड़की। इनकी कहानियों से एक विशिष्ट संचयन मैं और मेरी कहानियां भी चुनकर प्रकाशित हुई है। एक टुकड़ा आसमान इनके चयनित कविताओं का संकलन है। आकांक्षा पारे काशिव को कई पुरस्कारों सम्मानों से नवाजा जा चुका है। रमाकांत स्मृति कथा पुरस्कार, राजेंद्र यादव कथा सम्मान, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान, श्यामधर सम्मान सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित आकांक्षा पारे काशिव आज देशज में अपनी कहानियां सुनाएंगी। नमस्ते राजीव जी। देशज में मौका देने के लिए आपका बहुत आभार। मेरी कहानी का शीर्षक है आग्रह, मन्नत और साहस। ये अभी किसी संग्रह में संकलित नहीं है, ये हाल ही में मैंने लिखी है, एक नई कहानी है। थोड़ा सा थ्रिलर की तरह लिखने का एक प्रयास था। आग्रह, मन्नत और साहस। बचपन में दादी कहानी सुनाया करती थी। गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो इतना दीनहीन और सीधा था कि उसे कोई भी फुसला सकता था। इतना सीधा कि वह हमेशा लोगों से पूछकर उनकी सलाह पर ही फैसला कर लेता था। 4 लोग जो कह देते वही बात मान लेता। कभी खुद का दिमाग ना लगाता। लकड़हारे की पत्नी उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। कई बार वो उसे झिड़क देती, समझाती, नाराज होती, पर लकड़हारा करे तो करे क्या? अपने स्वभाव को बदले तो बदले कैसे? लकड़हारे की पत्नी कई बार से समझाकर, फुसलाकर अपनी बात मनवा लेती थी। एक बार लकड़हारा लकड़ियां काटने जंगल गया। वो लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़ा और गिर गया। उसे बहुत चोट लगी, लेकिन जंगल में वह अकेला था। आसपास कोई नहीं जिससे वह मदद मांगता। बड़ी मुश्किल से वह घर लौटा। पड़ोसियों को पत्नी ने बताया कि लकड़हारा आज पेड़ से गिर गया और उसे बहुत चोट आई है। पड़ोसी तुरंत मिजाज कुर्सी के लिए इकट्ठे हुए। लकड़हारे को वाकई दर्द था। एक ने पूछा, भाई कहाँ लगी? लकड़हारा कुछ जवाब देता, उससे पहले दूसरे ने सवाल जड़ा, पैर टूट गया है क्या? लकड़हारे ने उसकी तरफ देखा, तभी तीसरा बोल उठा, मुझे तो लगता है कमर में लगी है, तभी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। इतनी भीड़ और सवाल से लकड़हारा इतना घबराया कि बस इतना ही बोल पड़ा, जहां 4 लोग बोल दे वहीं मान लूंगा चोट कहाँ लगी है। यह सुनकर बीवी एकदम खफा हो गई, लेकिन 2 लोग अड़ गए कि नहीं, इसका पैर टूटा है। जबकि 2 आगे आए और उसकी कोहनी की चोट पर शर्त लगाने लगे। इसके बाद बहस छिड़ गई और धीरे धीरे लड़ाई में तब्दील हो गई। लकड़हारे की पत्नी ने कमान अपने हाथ में ली और तय किया कि लकड़हारे को कमर में नहीं, घुटने में और सिर में लगी है। इसके बाद जो भी पूछता लकड़हारा उसे यही बताता, लेकिन अकेले में अपने कंधे की मालिश भी कर लिया करता था। उसके बाद हमेशा के लिए पत्नी ने कमान संभाल ली और लकड़हारा भी उसी की बात मानने लगा। ये कहानी सुनकर हम लोग खूब हंसते थे। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मुझे ये लगने लगा कि ये कहानी मैंने इतनी बार सुनी है कि वह लकड़हारा मेरे अंदर समा गया है। मैं वो लकड़हारा बन गई हूँ। कहानी से निकलकर असली पात्र में तब्दील होता लकड़हारा, जिसके आसपास से भी साहस नाम की चिड़िया नहीं गुजरी। जो साहसी ही नहीं, उसे दुस्साहस की आशा करना व्यर्थ है। मैं अपने फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगी, बिल्कुल लकड़हारे की तरह। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि मैं, यानी एक जीती जागती नए जमाने की लड़की, वह साहसी नहीं है और अपने फैसले नहीं ले सकती। ऐसा मुझे कैसे पता चला? पहली बार तो जब ग्रेजुएशन पूरा होते ही माँ ने एक लड़के से मिलवाया। लड़का जब घर से चला गया तो माँ ने कहा, देखो मना मत करना,
बिना बाप की लड़की हो, तुम्हारी शादी करूं तो चिंता से मुक्त हो जाऊं। लड़का खाता कमाता है, लड़की को जीवन में और क्या चाहिए? हाँ, लड़की को जीवन में और क्या चाहिए? लकड़हारे ने कहा, ठीक है, 2 वक्त के खाने और 2 जोड़ी कपड़े से ज्यादा जीवन में चाहिए भी क्या? अंदर बैठा लकड़हारा कुछ कहना ही चाहता था कि उसके पहले उसकी पत्नी चली आई, दंदनाती, गुस्से में लाल। लकड़हारा उसे चुप कराए उससे पहले की पत्नी माँ से बोल पड़ी, ऐसे कैसे नहीं चाहिए? खाने से ज्यादा और कपड़े से ज्यादा? बाहर न बारिश, न आंधी, न तूफान, सामान्य मौसम, साफ आसमान, रुकी हुई हवा और ठहरी हुई माँ की निगाहें। निगाहों में बस एक ही प्रश्न, ये हिम्मत? लेकिन लकड़हारे की पत्नी थी कि हार मानने को तैयार नहीं थी। अंदर बैठकर वह हर बार उकसाती और हर रिश्ते के लिए मना कर देती। लकड़हारे की पत्नी जीती, इसका मतलब यह नहीं था कि लकड़हारा हार गया था। इसका मतलब था लकड़हारा कुछ देर के लिए शांत बैठ गया था। इस बार उसने पत्नी को जीत जाने दिया। आखिरकार थक कर दूसरा खाता कमाता खोजा गया। लेकिन तब 5 सालों में अच्छे और खाते कमाते लड़के ने माँ से तरह तरह की चीजें मांगी तो मांग और आपूर्ति का नियम गड़बड़ा गया। वे लोग एक जीती जागती लड़की को सिर्फ इसलिए छोड़ गए क्योंकि उसके माथे पर बिका हुआ माल वापस नहीं होगा जैसा कुछ नहीं लिखा था। चिंता मुक्त 5 साल फिर से चिंतन में तब्दील हो गए। उन लोगों ने मेरे इतने ऐब गिना दिए कि कोई नहीं बोल पाया कि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा न करें। मेरे ऐब के बारे में लोगों की राय अलग अलग थी, इसलिए मैं तय नहीं कर पाई कि चिंता के रूप में दोबारा घर में आना ठीक था या वहीं से चिता के रास्ते ज्यादा निकल जाना ज्यादा ठीक रहता। घर वापसी का असर ये हुआ कि लकड़हारे ने स्थायी रूप से कब्जा कर लिया और उसकी पत्नी कहीं कोने में दफन हो गई। माँ ने भाग दौड़कर एक दफ्तर में बतौर डेटा एंट्री ऑपरेटर मेरी नौकरी लगवा दी। दफ्तर में विभाग के तीनों वरिष्ठ अपने हिस्से का काम मुझ पर छोड़कर चले जाते, लेकिन स्थायी रूप से गहरे बैठा हुआ लकड़हारा मुंह से आवाज भी ना निकलने देता। मैंने बताया ना कि मैं साहसी नहीं हूँ, और आप तो जानते ही हैं, विरोध साहस से ही पैदा होता है। जाड़े के एक दिन जब लगभग 5,000 पन्नों की एक एंट्री की जानी थी, काम खत्म हुए बिना दफ्तर का समय खत्म होने पर धीरे धीरे सब निकल गए। मैं कह भी नहीं पाई कि मैं भी अपने हिस्से का काम पूरा कर चुकी हूँ और मेरे भी जाने का समय पूरा हो गया है। मेरी उंगलियां जितनी रफ्तार से कीबोर्ड पर चल रही थी उतनी ही तेजी से अंधेरा भी उतरता चला आ रहा था। धीरे धीरे दूसरे विभागों की लाइटें बंद होने लगी और सन्नाटा कुर्सियों मेजों पर बैठने लगा। रोशनी के नाम पर मेरे क्यूबिकल की एक ट्यूबलाइट और कंप्यूटर की नीली रोशनी रह गई। आवाज के नाम पर बस कीबोर्ड की खटखट। धीरे धीरे बाहर गाड़ियों की आवाजें आनी भी कम हो गई। कीबोर्ड की खटखट के बीच सैंडल की खटखट ने ले ली। बहुत शोर के साथ दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि पलटकर देख पाती कौन है। दूर कहीं से पानी टपकने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर पहले तो मैंने ये आवाज नहीं सुनी थी, या फिर हो सकता है मैंने बेध्यानी में इसे नहीं सुना हो। नल की आवाज तेज होती जा रही थी। हालांकि वॉशरूम थोड़ी दूरी पर था, लेकिन वहां जरूर कोई था। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली, रात के 9 बज रहे थे। कुछ देर मेरी उंगलियां ठहर गईं। मैं दोबारा मुड़ी तो थोड़ी दूर पर बने स्नेहा के क्यूबिकल का फोन बजने लगा। स्नेहा मेरे विभाग की हेड। सन्नाटे में फोन की आवाज ने मेरी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। मैंने कंप्यूटर बंद कर घर जाने का फैसला किया। भले ही मेरी नौकरी 2 महीने पुरानी थी और शायद कल जा भी सकती थी। मैं संभल कर कुर्सी पर बैठी थी और कंप्यूटर बंद करने के लिए मुड़ी ही थी कि फिर से खटखट की आवाज आने लगी। अब वो आवाज करीब और करीब आती जा रही। मेरी रही सही हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। खटखट ठीक मेरे पीछे बंद हुई और किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं पूरी ताकत से चीख दी। मेरी चीख खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे डपटा। तब तक उस मंजिल का गार्ड भी अंदर आ चुका था। उनके कहने का आशय ये था कि मैं निरी बेवकूफ हूँ जो इतनी अकेली रात को दफ्तर में बैठी हूँ। अकेले रहने पर कुछ भी हो सकता है। इस तरह अकेले बैठना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं।
मुझे स्नेहा को बताना चाहिए था कि इतना काम अकेला एक व्यक्ति नहीं कर सकता। वो मुझे अपने साथ उठाकर नीचे ले गई, अपनी स्कूटी पर बैठाया और फिर पूछा कि वो मुझे कहाँ तक छोड़ सकती हैं। उन्होंने जाते हुए उन्होंने मुझे बताया कि वो निकल रही थी तो उन्होंने मेरे क्यूबिकल की लाइट जलती हुई देखी। उन्हें लगा कि मेरे डिपार्टमेंट में और भी लोग होंगे, लेकिन गार्ड से पता चला कि मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ मैं ही बची हूँ। उन्होंने स्नेहा मैम के एक्सटेंशन पर फोन लगाया और दोबारा मुझे देखने ऊपर आई। अगले दिन सुबह मेरे कुछ भी कहे बिना वो खुद मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मेरी उंगलियां कुछ ज्यादा ही तेजी से कीबोर्ड को पीट रही थी, इतनी तेजी से कि उन्हें देखने के बाद भी थमने में कुछ वक्त लगा। काम अब भी बहुत था। उन्होंने स्नेहा को मेरे क्यूबिकल में ही बुला लिया। उनकी बातचीत से लगा शायद वो उनसे अच्छे से परिचित हैं। वो कल रात के बारे में बोले जा रही थी। स्नेहा मैम सुन रही थी और आसपास के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। भीड़ इकट्ठा होकर पूछने लगी कि मुझे किसने कहा था इतनी रात अकेले रुकने को। भीड़ जानना चाहती थी कि मैं अकेले रुकने का विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही हूँ। लकड़हारा इंतजार कर रहा था कि जो कारण चार लोग कह दें वही मान लिया जाएगा, लेकिन चार लोग तो एकमत होने के बजाय दोषारोपण कर रहे थे। तभी मैंने देखा सालों पहले दफन हो गई लकड़हारे की पत्नी फिर से अदृश्य दृश्य में शामिल हो गई है। लेकिन इस बार वो मेरे अंदर से नहीं बोल रही थी। उसकी पत्नी खटखट की आवाज करने वाली सैंडल पहनने वाली मैडम के अंदर आ गई थी। लकड़हारे की पत्नी ने सबको डपटा और लकड़हारे का पक्ष लिया। उसने बीती रात की पूरी कहानी सुनाकर सबको चुप कर दिया। अब लकड़हारे की पत्नी जब देखो तब अपने ऑफिस से निकलकर मेरे क्यूबिकल में चली आती। हम दोनों के रास्ते एक थे, हालांकि मंजिलें अलग अलग थी। एक बिंदु ऐसा आता था जहां हम जुदा हो जाते थे। स्कूटी से ये रास्ता हम एक साथ पार करते, वो मुझे उतारती और मैं अपने रास्ते चली जाती। पता नहीं कैसे एक दिन मैंने कह दिया माँ बीमार है। फिर धीरे धीरे परेशानियों की गठरी खुलती गई और प्यार के एक रेशमी धागे ने अदृश्य रूप से हम दोनों को बांध लिया। 4 साल हो गए थे उनकी शादी को, पर उन्हें बच्चे नहीं थे। पति अच्छा था, कुछ कहता नहीं था, लेकिन उनका मन ही कहीं ना कहीं अपराध बोध से घिरा रहता था। एक दिन उन्होंने कहा, चलो फतेहपुर सीकरी चलते हैं। आगरा से बस 40 किलोमीटर दूर है। वहां सलीम चिश्ती की दरगाह है। मन्नत मांग कर आते हैं। सुना है वहां सबकी फरियाद सुनी जाती है। और एक दिन शाम मैंने खुद को 4:30 बजे वाली ट्रेन में बैठे पाया। उन्होंने कहा शाम 6 बजे तक आगरा, 6:30 बजे तक सीकरी, 7 बजे तक दरगाह का काम खत्म, बहुत हुआ तो 7:30 तक, 8 तक हम लोग दोबारा आगरा, फिर 8:30 की ट्रेन और रात को 11 बजे तक तो घर। उन्होंने जितने सरल ढंग से कहा उतने ही सरल ढंग से मैंने मान लिया और मन्नत को 2-3 बार मन मन में दोहरा लिया। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मन तो उनको पहले ही समझदार मान चुका था। लकड़हारा मूर्ख था, उसकी पत्नी नहीं। ट्रेन चल दी और 6 बज गए। उनके चेहरे पर चिंता की थोड़ी सी लकीर आई, फिर 7 और 7:30 जब ट्रेन आगरा कैंट प्लेटफॉर्म पर रेंग रही थी, वो फुर्ती से नीचे उतर गई। मैंने डर कर आंखें बंद कर ली, पर ट्रेन धीमी थी और उनका संतुलन गजब। ट्रेन रुकने पर जब मैं उतरी तो वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। उनके सामने पहली बार लकड़हारे ने हिम्मत की, बहुत देर हो गई है, यहीं से वापस लौट चलते हैं। वो 8 बजे वाली ट्रेन से उन्होंने प्रतिवाद किया, कुछ इस तरह कि तुम्हारी तरह बेवकूफ और डरपोक नहीं हूं। उन्होंने डींग हाँकी, अरे पहले भी कई दफा आई हूँ, 15 मिनट में दरगाह पहुंच जाएंगे। तुम्हें सीकरी घुमाना था, फिर कभी। अब सीधे दरगाह चलेंगे, फिर वापस स्टेशन, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। गर्मियों का दिन भी आराम से धीरे धीरे अलसाते हुए छुपता है, उसे ढल जाने की कोई जल्दी नहीं रहती। आसपास के लोगों को लगभग धकियाते हुए वो एक रिक्शा पर सवार हो गई। गांव जाने वाले कुछ लोगों के अलावा वहां जाने वाली बस में सिर्फ हम दो बाहरी थे। जब वहां पहुंचे तो सरकते सरकते भी शाम रात में तब्दील हो गई। बुलंद दरवाजा देखकर मैं वाकई भूल गई कि वापस लौटना है। वो लपक कर दरगाह की ओर बढ़ी, लेकिन दरगाह बंद थी। किसी ने हमें बताया दरगाह तो शाम 6 बजे बंद हुआ करती है। रोज? उन्होंने कहा, हाँ रोज। वो बाहर घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने खूब दिल से दुआ मांगी।
انہوں نے اپنے پرس سے ایک مولی نکالی اور وہیں دروازے پر باندھ دی۔ ہم جب لوٹے تو پتہ چلا دن بھر پریٹکوں کو لانے والے گاؤں کے باشندے اپنے گھر میں سما چکے ہیں۔ لالٹینیں اور پیلے بلب ٹمٹمانے لگے تھے۔ دور، بہت دور چلنے پر بھی کوئی سادھن مل جائے تو آگرہ پہنچا جا سکتا تھا۔ وہ لکڑہارا جیسے ان میں سما گیا، ایک احمقانہ فیصلہ۔ انہوں نے کسی سے آگرہ تک جانے کی ترکیب پوچھی اور پیدل چل پڑی۔ بہت نزدیک کوئی چوکی جہاں سے وہ دوسرے گاؤں سے آتی ہوئی جیپ آگے چھوڑ سکتی تھی، کسی نے انہیں کہا۔ سناٹے نے رات کے 9 کو 12 میں تبدیل کر دیا تھا۔ بوتل میں پانی کب کا ختم ہو چکا۔ پیر جواب دے گئے پر وہ نزدیک کی چوکی نہیں آئی۔ انہوں نے گھر پر کہا تھا وہ ٹور پر ہیں، اور میں نے ماں سے کہا تھا رات 11 تک ضرور لوٹ آؤں گی۔ 11 بجنے میں ابھی 2 گھنٹے کی دیر تھی، پر ماں کو بتانے کے لیے سادھن نہیں تھا۔ دور سے کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ پٹپٹی پر سوار 2 لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم تو غلط دشا میں ہیں۔ اوہ، ان کے منہ سے صرف یہی نکلا۔ اب یہاں سے بائیں گھوم جائیں پھر سیدھے چلیں تو وہ چوکی آ جائے گی۔ پر اب آگرہ پہنچنے میں بھی شاید ہی کوئی سادھن ملے۔ یہ سن کر بھی مجھے غصہ نہیں آتا۔ ساہس پر غصہ کیسا؟ ساہس قیمتی ہے، یہ معلوم تھا، پر دساہس تو انمول ہوتا ہے نا۔ انمول چیزیں سنگھرش سے ملا کرتی ہیں۔ آگرہ ابھی دور تھا، البتہ چوکی نزدیک تھی۔ چنتا انتظار کو زیادہ کھینچ دیتی ہے۔ گھڑی 2 بجا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ہم وہیں کھڑے تھے۔ لگ رہا تھا ہم صدیوں سے وہیں کھڑے ہیں۔ جس کچی سڑک سے ہم آئے تھے وہاں ہلکی ہوا دھول سے کھیل رہی تھی۔ چوکی پر کوئی نہیں تھا۔ ایک مریل بلب جل رہا تھا اور لکڑی کا ایک کھوکھے نما ڈھانچہ کھڑا تھا۔ اسی کو دیکھ کر ہم نے مان لیا کہ ضرور یہی چوکی ہے۔ مریل بلب پوری طاقت سے جل کر اندھیرے کو دور پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندھیرا اس پر کہیں زیادہ طاقت سے حاوی تھا۔ دیکھنے پر لگ رہا تھا کوئی کچی سڑک ہے، وہاں شاید کتے بھی نہیں تھے۔ سناٹا کسی طرح ٹوٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرے من نے کہا، پرانی منت توڑ دو، نئی مانگو اور سرکشت گھر پہنچو۔ میرے ہونٹ گدگدانا چاہتے تھے کہ بیمار ماں کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ بھی نہ رہی تو میں کیسے رہوں گی؟ اور یدی سرکشت طرح گھر پہنچ پاؤں تو ماں کیسے رہے گی؟ میں اپنی منت کو لے کر اسمنجس میں تھی۔ جیسے میرے من کی بات ان کے من نے سن لی، انہوں نے بدبدایا، بچے کے لیے پھر آؤں گی، ابھی گھر پہنچا دے مولا۔ ان کی نظریں کچی سڑک پر ٹکٹکی باندھی ہوئی تھیں، جیسے نظروں کے سموہن سے ہی وہ جیپ بلوا لیں گی۔ کسی نے انہیں بتایا تھا کہ اس راستے پر صرف جیپ چلا کرتی ہیں۔ میں نے کچھ بھی کہنے کے لیے منہ کھولا تو انہوں نے مجھے ٹوک دیا اور کان چوکنے کر دیے۔ واقعی دور سے کسی گاڑی کی آواز آ رہی تھی۔ آواز دھیرے دھیرے نزدیک آ گئی۔ 5 لوگوں سے لدی ایک جیپ عین ہمارے سامنے آ کر رک گئی۔ ہم نے جو بتایا، انہوں نے جو سمجھا، اس کا ساتھ بس اتنا ہی تھا، آگرہ۔ جیپ میں بیٹھتے ہی میرے جیسے دنیا داری نہ سمجھنے والے کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئے ہیں۔ جیپ میں شراب کی درگندھ بھری ہوئی تھی۔ ایک نے دوسرے کے کان میں کچھ کہا اور اشلیل ٹھہکا گونجا۔ انہوں نے میرا ہاتھ کس کر پکڑ لیا۔ جیپ نے رفتار پکڑ لی۔ ہوا سرسراتی سی ہمارے بال اڑانے لگی۔ اندر سے آتی آواز نے کہا، راستہ غلط ہے۔ تیز چلتی جیپ میں کسی نے گانے بجا دیے۔ کرکش سی آواز میں کوئی اشلیل گیت بجنے لگا۔ جیپ میں اندھیرا تھا، ہم کسی کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اچانک لگا جیپ کسی کچی سڑک پر اتر گئی ہے۔ کئی جگہ جیپ ہچکولے کھانے کے لیے لگ بھگ رک سی جاتی، وہ ایسے ہی کسی موقع کی تاک میں تھی۔ انہوں نے مجھے جھٹکے سے دھکا دیا اور کود گئی۔ میں نے ان کا صرف ایک شبد سنا، بھاگو۔ جیپ میں کچھ شور ہوا اور پھر وہ لوگ نیچے کود گئے۔ اندھیرا ہمیں لیل گیا، لیکن ہم ابھی بھی اتنے ہی پاس تھے کہ جیپ کی گھڑگھڑاہٹ سن سکتے تھے۔ میرا گھٹنا شاید چھل گیا تھا، دوڑنا تو دور، چلنا بھی محال تھا۔ پر وہ تھیں کہ مجھے گھسیٹے ہی جا رہی تھیں۔
खाली मैदान में अंधेरा हो तो छुपा भी नहीं जा सकता। पीछे किसी ने टॉर्च जला लिया। रोशनी हम तक नहीं पहुंची थी, पर हम आकाश और पृथ्वी भी नहीं थे, जो उन्हें हम तक पहुंचने में सैकड़ों प्रकाश वर्ष लग जाते। हम देरी से पकड़े जाने के लिए दौड़ रहे थे, बचने के लिए नहीं। हम दोनों जानते थे, पकड़े तो हम जरूर जाएंगे। इस बार मेरी बारी थी। बचा लो बाबा, घर पहुंचा दो। माँ के लिए फिर आऊंगी। मेरी रुलाई फूट पड़ी। अचानक हमें लगा हम किसी से टकरा गए हैं। अंधेरे में अभ्यस्त आंखों ने किसी मनुष्य जैसी आकृति को देखा। हम टकरा कर गिर गए। टॉर्च की रोशनी लगातार पास आती जा रही थी। उन्होंने नीम बेहोशी सी आवाज में कुछ शब्द बुदबुदाए। पीर, बाबा, मदद, आगरा, मन्नत, लड़के, बचाओ। आकृति ने हाथ दिखाया और हम बिना सोचे समझे उस दिशा में दौड़ गए। स्वभाव के विपरीत मैंने मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी में सफेद लंबी दाढ़ी में एक चौकीदार खड़ा था। लकड़ी के बहुत से कटे ठूंठों के बीच हमने खुद को धकेल दिया। बहुत देर में हमारी सांस संयत हुई और हमने एक साथ बहुत देर बाद सिर उठाकर देखा। दूर दूर तक न कोई आवाज थी, न रोशनी। हम वहीं दुबके बैठे रहे। तो 5 बजे रोशनी के कतरे बिखरने लगे। हम जहां बैठे थे वहां एक बड़ा सा गड्ढा था। मेरी नजर सामने गई तो हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। वो श्मशान था, कच्चा सा घर। सड़क वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। एक चाय वाला अपनी टपरी के बाहर बुहार रहा था। हम धीरे धीरे वहां पहुंचे। चाय वाले ने अजीब निगाहों से हमें घूरा। उन्होंने बाबा के बारे में पूछा। शायद आभार कहना चाहती हूँ, चाय वाले ने बताया। यहाँ कोई बाबा नहीं रहता। हम एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। हमने उससे आगरा जाने के बारे में पूछा। उसने हमें तरीका बता दिया। एक ऊंघती सी बस में हम सवार हो गए। इतने घंटों में पहली बार सुकून से पीठ टिकी हुई थी। माँ से क्या कहोगी? उन्होंने पूछा। आपके यहाँ रह गई थी रात? चोट कैसे लगी ये पूछे तो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम रात भर श्मशान में रहे, मैंने थोड़ा डर दिखाते हुए कहा। अच्छा हुआ ना हम वहां रहे। क्या तुमने कभी किसी भूत को बलात्कार करते सुना है? तो क्या वो बाबा भूत था? मैंने पिछली रात को फिर याद किया। भूत तो सबके अंदर है, बस उससे साहस से लड़ने की जरूरत है। और क्या पता चिश्ती खुद चले आए हों हमारी मदद करने के लिए। मैंने पुकारा था उन्हें। उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैंने भी। मैंने उनकी आवाज में आवाज मिलाई। उन्होंने बंद आंखों से ही मेरे हाथ पर हाथ रखा। इस स्पर्श में ममता भरा अपनत्व स्नेह था, अभिभावक की तरह। उन्होंने कहा, हर मन्नत का वक्त होता है। लगता है हमारी वाली का भी वक्त नहीं आया। मैं दोबारा आऊंगी, मैंने जोर से कहा, शायद दृढ़ता से। उन्होंने आंखें खोली और चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने जैसे ही कहा दोबारा, अंदर बैठा लकड़हारा अट्टहास करने लगा। मैंने फिर दृढ़ता से कहा, हाँ दोबारा। लकड़हारा फिर हंसा। उससे पहले वो फिर हंसता, मैंने उसका हाथ पकड़ा और चलती बस से बाहर धकेल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा जी, आपने देशज के लिए कहानी सुनाई अपनी। मुझे पूरी उम्मीद है कि देशज के श्रोता और दर्शक आपकी कहानी पसंद करेंगे। मुझे आकांक्षा जी की कहानियों के श्रोताओं और दर्शकों से आग्रह है, वे अपनी राय, अपनी टिप्पणी, अपना कमेंट हमें लिखकर भेजें। हमें इंतजार होगा। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, देशज का धन्यवाद कि आपने मुझे। नमस्कार।